हम लोग एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, कंप्लीट द सेंटेंस है, चेंज द सेंटेंस है, दुनिया भर के टॉपिक्स पढ़ते हैं। और उन टॉपिक्स को पढ़ने में कम से कम हमें लग जाता 3 मंथ्स का टाइम, तब जा कर के हम लगभग 12 नंबर का पेपर सीखते हैं। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, हम सीखेंगे मुश्किल से 2-3-4 दिन, मान लो हम 3 से 4 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे और 4 दिन में 10 नंबर का पार्ट सीखेंगे, फिर उसमें और 10 नंबर का पार्ट जुड़ जाएगा, फिर उसमें और 10 नंबर का जुड़ जाएगा। यानी कि हम अगर 15 दिन अच्छे सीरियसली मेहनत कर लें तो 15 दिन में हम 30 नंबर का पेपर बहुत अच्छे से करना सीख सकते हैं। सो गाइस, वेलकम अगेन, आई एम मानवेंद्र यादव सर एंड टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को कम से कम समय में कैसे हल करें। अब बात ये आती है कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व तो करने की बात आएगी, तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को कम से कम टाइम में हम लोग कैसे सॉल्व करें, हमें ये भी सीखना है। क्योंकि हमारे सामने जो पैसेज आएगा वो एक विशाल पैसेज है, बहुत बड़ा पैसेज है। कई बार तो हमारे भारत के स्टूडेंट क्या करते, भैया पैसेज को पढ़ते ही नहीं है, बस पैसेज को कभी पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट आंसर देते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि पैसेज होता बड़ा और बड़ा पैसेज देख करके वो पहले ही बड़ा जाते हैं और वो पढ़ते नहीं, सीधा आंसर देते। उनका तरीका क्या है सॉल्व करने का, वो देखेगा। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन हमने लिख लिया, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया, ये कुछ क्वेश्चन है। अब बच्चा क्या करेगा, वो देखेगा भाई प्रॉब्लम ऑफ पुअर पीपल, उसने ये देखा और वो सीधा क्वेश्चन पे जाता। मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, पहले उसको ध्यान समझना। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो पैसेज को कभी रीड नहीं करता, वो डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करता। वो कैसे देखेगा, जैसे क्वेश्चन लिखा व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ पुअर पीपल इन, चलो पूरा ही समझ लो ध्यान से, ठीक है। अब हम बात किस पर कर रहे थे कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता जो पैसेज को कभी पूरा नहीं पढ़ता, वो डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करता। वो किस मेथड से देता, वो ये देखता, उसने देखा प्रॉब्लम ऑफ पुअर पीपल, अब उसने ये देखा वो इसी चीज़ को पैराग्राफ में पैसेज में ढूंढेगा, और जैसे ही उसको मिल गया, यहाँ मिल गया, वो एक बार प्रॉब्लम मिल गया, ऑफ मिल गया, पुअर मिल गया, पापा बोली गई आंसर, समझ रहा है ना। तो उसका ये तरीका है, और ये तरीका हमेशा सक्सेसफुल नहीं है। ये अभी हम आपको समझाएंगे किस तरीके के पैसेज होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सो गाइस, नाउ गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये तरीका बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि पैसेज में 2 तरीके से क्वेश्चन होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर तो दिया जा सकता है इस तरीके से, लेकिन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, जो तभी आंसर उसका पॉसिबल है, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर केवल तभी पॉसिबल है जब आप पैसेज को बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे, क्योंकि उसका आंसर पैसेज में होता ही नहीं है, उसको आपको समझ के देना होता। तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो हम आज के इस क्लास में समझेंगे, आप लोग बड़े पेशेंस से, तसल्ली से समझें। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सीखने के लिए वो कौन सी 2 बातें हैं जो हमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सीखने में हेल्प करेंगे। ये 2 बातें हमें आनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या हो, ग्रामर का बेसिक नॉलेज हो। दूसरी बात, हमें वोकैबुलरी आनी चाहिए। जब तक हमें ये 2 चीज़ें नहीं आएंगी, हम पैसेज को सॉल्व नहीं कर सकते। अब समस्या ये आएगी कि क्या किया जाए सर, पैसेज को सॉल्व करने के लिए पहले क्या ग्रामर सीखा जाए, फिर वोकैब सीखा जाए। इतने में पता चले हम बूढ़े हो गए, ग्रामर सीख ही नहीं पाए, वोकैब सीख ही नहीं पाए, तो पैसेज तो सॉल्व होगा ही नहीं। अब हम आज इस तरीके को सीखेंगे कि हमें जो भी ग्रामर का नॉलेज है, हमें जितना भी वोकैब आती है, जितना भी हमें नॉलेज है, उसी नॉलेज की हेल्प से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। और 100% मुझे बिलीव है आप उतना ही नॉलेज, जिसके पास जितना नॉलेज है, अपनी नॉलेज को संभाल के रखें, उसी नॉलेज की दम पे आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्व करना आ जाएगा। बस आपको हमारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है। इसके अलावा, ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्व करने के लिए कम से कम कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ग्रामर मैं मानता हूँ सबको आती है, थोड़ी बहुत ग्रामर तो आती है ना सबको, थोड़ी बहुत वोकैब भी आती होगी। इसी की दम पे हम चाहे जैसा पैसेज सॉल्व करना सीख जाएंगे, घबराना नहीं। अब ये हमारी हेल्प कहाँ करेगा, ये हमारी कहाँ हेल्प करेगा, यानी कि अगर हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सीख लें सॉल्व करना, तो हमारे कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट इंप्रूव हो सकते, तो उसको देखो।
ये सबसे पहले तो आपकी हेल्प करने वाला है लेटर और एप्लीकेशन में, लेकिन लेटर और एप्लीकेशन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर ये हेल्प करेगा तो ये आपको हेल्प करेगा ऐसे राइटिंग में। ठीक है, लेटर एप्लीकेशन में इसलिए लिख देता हूँ, कम से कम ये इसमें इंक्लूड बना रहेगा तो तुम्हें ये लगेगा कि हाँ इसको भी हमें सीखना है। इसमें थोड़ी बहुत ज़रूर हेल्प करेगा, लेकिन सबसे ज़बरदस्त ये जो हेल्प करेगा आपको पैसेज सॉल्व करना, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, वो ऐसे राइटिंग में करेगा। यानी कि अगर आपको इस पर कमांड आ गई तो ऐसे राइटिंग आप आराम से सॉल्व कर सकते। पहला पॉइंट तो ये ऐसे भी तो आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता, और आप सीख रहे हो अभी कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर ए और 10 नंबर आपको यहाँ मुफ्त में तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट एनालिटिकल पैराग्राफ। कभी इसका नाम सुने हो भाई? जो एनालिटिकल पैराग्राफ है इसमें भी हेल्प करेगा। ये भी आपके एग्जाम का पार्ट है। इसमें जो पैसेज होता उसमें कुछ फैक्ट दिए रहते, कुछ डेटा दिया रहता, या फिर कोई ग्राफ वगैरह दिया रहेगा, उसके बेसिस पर हमें इस पैसेज को सॉल्व करना होता। तो ये आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में हेल्प करेगा। लेटर एप्लीकेशन में थोड़ी सी, लेकिन ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। तीसरा आपका एक और आता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपकी ज़बरदस्त हेल्प करने वाला है, तो आपका यहाँ से भी एक पार्ट तैयार हो रहा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अलावा आपको ये आर्टिकल राइटिंग में हेल्प करेगा। और दूसरा, जब आर्टिकल राइटिंग में हेल्प हो रही है तो एक और टॉपिक इसी के रिगार्डिंग आएगा, इसी से संबंधित है, रिपोर्ट राइटिंग। इसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। और सीबीएसई बोर्ड में एक और टॉपिक होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं गैप फिलिंग, और जिसको आप ऐसे भी लिखते हो क्लोज पैराग्राफ। यानी कि आपको ये इसमें भी हेल्प करने वाला है। तो एकमात्र टॉपिक के सीखने से आपके इतने सारे टॉपिक इंप्रूव हो रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रही होगी इसकी रियल में वैल्यू क्या है, इसको सीखना कितना ज़रूरी है। अगर आप इस एकमात्र टॉपिक को सीख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को, तो आधी जंग तो आप बगैर लड़े ही जीत जाते हो। ग्रामर में, इंग्लिश में आधी जंग आपको लड़नी नहीं पड़ी, बगैर लड़े तुम जीत गए। यानी कि आधे नंबर का, यानी कि आपका कम से कम 30 नंबर 35 नंबर का पेपर यहीं से तैयार हो गया। तो गैप फिलिंग क्या है, कुछ ऐसे दिया है, कुछ ऐसे करके वो देगा नंबर 1 2 3 4 और एक नंबर ऐसे दे दिया 5। इसमें वो क्या करता, जैसे यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, ठीक, अभी ऐसा तुम लोग करना भी पता नहीं है तुम्हें। ये एक पैसेज रहता, उसमें बीच में गैप रहेगा, इसलिए उसका नाम रखा गैप फिलिंग। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिर आगे कुछ लिख देंगे, तो फिर ऐसे ही फिर आगे फिर लिखा होगा, फिर गैप होगा, फिर सेंटेंस, फिर गैप, फिर सेंटेंस, फिर गैप, फिर सेंटेंस, फिर गैप। उसको आपको फिल करना होता है। उसमें हिंट भी दी रहती है कि क्या इसमें फिलअप होगा। ठीक है, तो आप जब उसको फिलअप कर देते तो हकीकत में एक पैराग्राफ ही तो बन जाता। जब तक वो फिलअप नहीं है तब तक वो गैप 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 करके लिखा है, लेकिन जैसे ही वो फिलअप हो जाएगा तो वो भी एक तरीके से क्या होगा, पैराग्राफ ही होगा। तो आपको इस तरीके से, अब जब मैं आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये हकीकत में किस तरीके से पेपर में आए। मतलब एक सेंटेंस लिखा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स लिखा, उसके लिए हिंट दी कि उसमें से आंसर क्या आएगा। ये सॉल्व तो तुम तभी कर पाओगे जब आपको ग्रामर आती होगी और आपको वोकैब आती होगी। बगैर इसके आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आपको टीचर्स पहले ग्रामर की टॉपिक सिखाते हैं, बाद में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर आते हैं। अभी हमने भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सिखाया। पार्ट्स ऑफ स्पीच इस क्लोज टेस्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, लेकिन अभी क्या था, हमें रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा समझ में आ रही थी तो पहले ये सिखा दिया, बाद में उस टॉपिक को लेके जरूर चलेंगे। तो इतने सारे टॉपिक में हमारी हेल्प होगी। अब बात ये आती है कि कई बार स्टूडेंट ये कहता, सर मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे तो टफ वर्ड पढ़ने ही नहीं आते, मैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ कहेंगे सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे तो बहुत कम झपटी, मैंने कभी पढ़ी नहीं। तो भाई साहब इससे मुझे तो समझ में आती है ये बात कि भैया ये बच्चा कमज़ोर है, ये वीक है, इसको इस एग्ज़ाम में परेशानी होगी। लेकिन जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्जामिनर मतलब पेपर सेट करने वाला है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से हैं, आप गरीब हैं, आप बिल्कुल मूर्ख हैं, आप लुल्ल हैं, आपको कुछ नहीं आता, वो तो सीधा पेपर सेट करेगा।
उसे इससे मतलब नहीं है कि भाई साहब तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता। हमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो फ़र्क पड़ सकता, आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके फ्रेंड्स को पड़ेगा, लेकिन पेपर बनाने वाले को नहीं पढ़ने वाला। इसलिए आप ये बातें छोड़ो दिमाग से कि हम ऐसे हैं वैसे, जैसे वो बने रहो, उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। एक ही मात्र तरीका है। कभी अच्छा आप इस चीज़ में अपने आप को ऐसा कहते, कभी आपको ऐसा लगता जैसे आप दो भाई हो, तो एक भाई तुम्हारा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि चलो मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ, मुझे तो अच्छी पढ़ाई मिल रही है, लेकिन मेरे छोटे भाई को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही। तो आप कभी ये कहोगे पापा जो भी चीज़ें दिलाना है, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे सब कुछ छोटे भाई को दिला दो, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से हो, मैं तो इंग्लिश मीडियम है। तो आप नहीं कहोगे उसे दिलाओ हमें भी दिलाओ, तो आप बराबरी करोगे कि नहीं करोगे। मतलब जहाँ आपके बेनिफिट की बात आएगी वहाँ आपको सब अच्छा चाहिए, जहाँ आपके बेनिफिट की बात नहीं होगी वहाँ आप चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो चीज़ों को समझना है, आप किसी भी मीडियम से हो, कैसे भी हो, आपको करना क्या है, इन पार्ट में मिल करके आगे बढ़ना है, उनको सॉल्व करने में अपने माइंड का इस्तेमाल भी करना है। तो कठिन से कठिन पार्ट भी होगा। हम फिलहाल पूरी कोशिश हमारी कि हम आपको बहुत आसान से आसान तरीके समझाएं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कठिन होंगी ही जहां तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब तुम्हारा जैसे दिमाग लगाना पड़े तो आप भड़बड़ा नहीं जाना कि दिमाग चलाना पड़े तो परेशानी होगी। दिमाग जहां चलाना पड़ रहा है यानी कि कुछ नया, कुछ टफ, कुछ अच्छा ही आपको सीखना है उसमें, ठीक है। चलो जी, तो इतनी बात नोट हो गई। इतने सारे टॉपिक में हमारी क्या करेगा भाई, हेल्प करेगा। अब अच्छा, सभी स्टूडेंट्स चाहते होंगे कि हम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें, अच्छे मार्क्स स्कोर करें, चाहते नहीं चाहते? अगर आप वास्तव में अच्छे मार्क्स चाहते तो इन पार्ट्स को पढ़े हुए आप कभी अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हो, अच्छे मार्क्स कभी स्कोर नहीं कर सकते अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पर कमांड नहीं बनाई और इन टॉपिक्स पर। तो जिन्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं उन्हें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज और ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना है। और जिन्हें आवारागिरी करनी, जिन्हें बर्बाद होना है, वे बर्बाद हो जाएं, उन्हें जब समझ में आ जाए कि हाँ सर ने सही कहा था तो फिर सुधर के फिर आ जाएंगे, फिर पढ़ लेंगे। और अगर तुमने अभी सोच लिया कि नहीं सर हमें तो आगे बढ़ना है, हमें अच्छा स्कोर करना है, तो फिर अभी से सीरियस हो जाओ और चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ठीक। क्लोज पैराग्राफ, इसकी स्पेलिंग यहाँ CLOZE होती है, इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को अच्छे से सॉल्व करना सीख गए तो आधी जंग तो हम बगैर लड़े ही जीत जाएंगे, ठीक है। समझना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टाइप क्या है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट बता रहा हूँ, वो 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो बात आएगी, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा थीमेटिक, कैसा, थीमेटिकल क्वेश्चन। थीमेटिकल क्वेश्चन क्या होता जी, कभी इसका नाम सुने? इतना ही लिख लो। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया थीमेटिक, क्या हो गया, थीमेटिक क्वेश्चन क्या होता, थीमेटिक क्वेश्चन होता, थीमेटिक जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्वेश्चन की थीम, क्वेश्चन की थीम पूछता है या फिर उसका सेंट्रल आइडिया। तो जब क्वेश्चन में क्वेश्चन का सेंट्रल आइडिया पूछा जाए, यानी कि इस पैसेज का केंद्रीय भाव क्या है या उसकी थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसी को हम बोलते हैं थीमेटिक क्वेश्चन। या तो पैसेज हमसे थीमेटिक क्वेश्चन पूछता है या फिर हमसे दूसरा नंबर आता है फैक्चुअल क्वेश्चन। ये हम पहले जिक्र कर चुके हैं, किस पर, हमने अभी पैसेज में जिक्र किया था, जो एनालिटिकल पैराग्राफ है वो भी एक तरीके से फैक्चुअल ही होता। फैक्चुअल में हमसे क्या पूछता, या तो कोई डेटा, देखो फैक्चुअल में यहाँ देखो फैक्ट लिखा ना, ये फैक्ट, तो यार डेटा या फैक्ट दिया रहेगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसी को हम बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। कोई फैक्ट दिया होगा, कोई डेटा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तीसरा अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये 3 पॉइंट आपको लर्न रखने हैं, इन 3 पॉइंट को सीखो। अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता, इसमें क्या होगा, इसमें आपसे कोई वर्ड होगा, कोई सेंटेंस होगा,
या फिर कोई फ्रेज होगा, उसको अंडरलाइन करके क्या पूछता है, मीनिंग को पूछता है। यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें हमसे कोई किसी वर्ड को अंडरलाइन कर देगा या फिर सेंटेंस को अंडरलाइन कर देगा या फिर किसी फ्रेज को अंडरलाइन करके वो उसका मीनिंग पूछता है। या किसी वर्ड को हमने अंडरलाइन किया, उसने कहा गिव द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड या एंटोनिम बताओ या उसका मीनिंग बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन किस में पूछे जाते, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। सिर्फ इतना बता दूं, क्या इतना समझने से, इतना पढ़ने से आपको किसी को टेंशन तो नहीं हो रही भाई? नहीं, अभी इतना सुना कि किसी को लग रहा हो कि इतना पढ़ना पड़ेगा, इतनी मतलब इतना सुन के हो सकता है किसी को टेंशन हो रही, तो उसको मैं एक तरीका बता दूं भाई, टेंशन कम हो जाएगी। टेंशन कम करने के तरीका बताऊं? अगर आपको ये टेंशन हो लगी कि इतना पढ़ना पड़ेगा सर, कुछ नहीं करना, अपने मुंह को ऐसे फुलाना है पहले तो, और ऐसे अपने हाथों का मुक्का बना के भट मारना, भट, ठीक है? आपकी हकीकत में टेंशन कम हो जाएगी। करके देख लेना, बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, मेरा नहीं मेरे पड़ोसी का। आप उसको यूज करेंगे जरूर फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। अब टेंशन कम हो गई, आगे बढ़ें। अगर टेंशन कम हो गई तो आगे बढ़ें, और जिनको आजमाना हो वे आजमा लें, फिर आगे बढ़ें। हाँ, नहीं, टेंशन कम करने का फॉर्मूला है भाई। देखो, ये तो हकीकत में अभी हमने सिर्फ ये समझा कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हेल्प कहाँ करता और उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते। अब हम मुद्दे की बात करेंगे। अब जो बहुत ज़रूरी बात है, अब बहुत ध्यान से सुनना, वही चीज़ तुम्हें पैसेज को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। इतनी बातें अगर आप भूल भी जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतनी बातें अगर भूल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अब बातें बता रहा हूँ उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार बातें हैं। बस वही याद रखना, पैसेज दुनिया का कैसा भी हो तुम सॉल्व करोगे, ठीक है? हाउ टू सॉल्व, आ गए मुद्दे पे। हम आए, ठीक है बेटा, देखो आ गए मुद्दे पे। ये मैंने आपको हकीकत में जो चीज़ बताई है ना, वो ना तो किसी तुम्हें बुक में समझने को मिलती, वो मैंने बता दिया आपको कि ये फ़ायदा है। इससे तुम्हें कम से कम ये झपट तो जाए, ये दिमाग में हो जाए कि हाँ, ये पैसेज पढ़ने के इतने सारे फ़ायदे, तो पढ़ो ना उसे अच्छे से। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। मात्र आपको इसमें कितने पॉइंट बताएंगे? 4 पॉइंट, केवल 4 पॉइंट। मात्र आपको 4 पॉइंट सीखना हो, किसी भी पैसेज को चुटकियों में हल कर सकते हो। वो 4 पॉइंट आपको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ गाइस। हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, सिर्फ 4 पॉइंट, और कोई भी पैसेज देखते ही तुम उड़ा दोगे, ठीक है ना? तो वो पहला पॉइंट क्या है जरा समझो। पहले पॉइंट में तुम्हें क्या ध्यान देना है? 1 गो रीडिंग। क्या करना है? 1 गो रीडिंग, यानी कि सबसे पहले तुम्हें पैसेज को क्या करना है, एक बार शुरू से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ना है। रीड होल पैसेज वेरी केयरफुली। 1 गो रीडिंग, 1 गो का मतलब एक बार में अच्छे से रीडिंग करनी, सिर्फ एक ही बार में करनी, ये नहीं कि बार बार कर रहे हो। एक बार में शुरू से लेके एंड तक पैसेज को अच्छे से करना। पहला पॉइंट, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में पहला पॉइंट क्या है? 1 गो रीडिंग, पूरे पैसेज को बहुत ही अच्छे से केयरफुली पढ़ना है, ठीक है ना? इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर पढ़ो। कई बार ऐसे भी टिप्स दिए जाते, आपको आपकी मर्जी जो फॉलो करना करो, लेकिन मेरा सबसे पहला पॉइंट यही है, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में क्या करना है? पैसेज की 1 गो रीडिंग करनी, एक बार, पहली बार, अंतिम बार, ठीक है ना? पहली बार, अंतिम बार के फॉर्मूले पर आप पूरे पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? माइंड द अनफेमिलियर वर्ड। जब आपने 1 गो रीडिंग कर ली तो आपको अनफेमिलियर वर्ड को माइंड करना है। माइंड का मतलब है ध्यान देना है, ऐसे वर्ड्स को ध्यान देना है जो अनफेमिलियर हैं। अनफेमिलियर का मीनिंग क्या है भाई? अनफेमिलियर समझो, अनफेमिलियर को ध्यान से समझना। अब हमें पहले तो ये अनफेमिलियर समझ में आ जाए। वैसे भी अगर हम थोड़ा सा दिमाग चला दें तो अनफेमिलियर का मीनिंग हमें आता है। फैमिलियर परिचित, अनफेमिलियर अपरिचित, यानी कि ऐसे वर्ड जिनको हम जानते नहीं हैं उनको हम बोलते हैं अनफेमिलियर वर्ड, ठीक है? ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग पता ना हो।
जिनका मीनिंग पता ना हो, वो तुम्हारे क्या है, अनफेमिलियर वर्ड है। और आपको क्या करना है, माइंड द अनफेमिलियर वर्ड, उनको ध्यान देना है। जो ऐसे वर्ड जिनका तुम्हें मीनिंग पता ही नहीं है, आपको कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है, उस वर्ड को माइंड करना है। माइंड का मतलब ध्यान देना है। जो जैसे तुम पैसेज पढ़ रहे हो और तुम्हें लगा ये वर्ड टफ है, मुझे इसका मीनिंग नहीं आता, तुरंत अंडरलाइन कर देना है। माइंड का मतलब तुरंत उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। माइंड का मतलब क्या है, अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन से तुम्हारा ध्यान सीधा उस वर्ड पे चला जाएगा। दूसरा, अनफेमिलियर का ये भी मतलब होता है जिसका यूज आपने सेंटेंस में नहीं किया, सेंटेंस में नहीं किया लेकिन कहीं पढ़ा है। मतलब अनफेमिलियर वर्ड के दो मीनिंग मैंने बताया आपको। एक तो ऐसा वर्ड जिसका आपको मीनिंग ही पता नहीं है, अनफेमिलियर हो गया, मीनिंग पता नहीं, अनफेमिलियर पक्का। दूसरा क्या है कि आपने सेंटेंस में यूज नहीं किया लेकिन आपको ऐसा लगता है यार ये वर्ड तो सुना है, याद नहीं आ रहा। कई बार टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता, आप कहते सर आंसर आ रहा है लेकिन मतलब बिल्कुल आ ही गया और जबान पे नहीं आ रहा, लेकिन आपको वो वर्ड पता होता। कई चीज़ें आपने लाइफ में आप ऐसी चीज़ें होती जो आपको पता है कि ये चीज़ हमने कहीं देखी है, ये हमने चीज़ कहीं पढ़ी है, लेकिन वो आपके माइंड में उस मोमेंट पे नहीं आती, वो भी अनफेमिलियर में आएगी। तो जब तुम उसको अंडरलाइन करोगे ना, तो हो सकता है तुम्हें पैसेज के रीडिंग के दौरान उस वर्ड का मीनिंग आ जाए, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं उसे देखा था, बस उस मोमेंट पे वो मीनिंग नहीं आ रहा था। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखो, माइंड द ऑप्शन विच कंटेन द मेन इंफॉर्मेशन। ये तीसरा पॉइंट है हमारा, उस ऑप्शन को तुम्हें माइंड करना है। माइंड का मीनिंग अभी समझ चुके, ध्यान देना है, उस ऑप्शन को ध्यान देना है। विच कंटेन्स द मेन इंफॉर्मेशन, जिसमें मेन कोई इंफॉर्मेशन बताएगी, कोई बहुत जरूरी बात बताएगी, उसको भी आप अंडरलाइन कर। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, रिमेंबर द प्रीवियस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब क्या है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन के चीज़ को क्या करना है, रिमेंबर रखना है, अपने दिमाग में रखना है। इस बात को पता चले कि तुम पैसेज का आंसर दे रहे, तुम्हें तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी वही चौथी लाइन में दिख रहा, पहले का भी तुम्हें चौथी ही में दिख रहा, पांचवें का भी तुम्हें चौथी ही में दिख रहा है। तो आप अगर आप क्या करेंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि ये वाली लाइन तो हम पहले क्वेश्चन में लिख चुके और ये वाली लाइन हम चौथे में लिख चुके, तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इसलिए ये पॉइंट क्या बना, रिमेंबर द प्रीवियस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको रिमेंबर रखना। ये 4 पॉइंट ही हैं जो आपको बहुत ध्यान देना है, इससे आप दुनिया का कोई भी पैसेज सॉल्व कर लोगे। ठीक है। एक 5वां पॉइंट आप लोगों को बता दे रहा हूं, थोड़ा सा इंटोनेशन। क्या कभी सुने हो भाई इंटोनेशन? सुना है? किसने सुना? देखो इंटोनेशन क्या होता है जरा समझ लो। इंटोनेशन का मतलब होता है राइज एंड फॉल। क्या होता? राइज एंड फॉल। मतलब जब हम किसी बात को बोलते हैं तो उसमें हमारे राइज एंड फॉल आता है, यानी कि उतार चढ़ाव आते। कभी हम अपनी बात को ऊपर बहुत ऊंची टोन में बोलते हैं, कभी हमारी टोन हाई होती, कभी हमारी टोन लो होती है। जैसे आपने कोई डायलॉग सुना, ठीक है, आपने एक डायलॉग सुना था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब अगर हम उसको किताब की तरह पढ़ दें, एक चुटकी, जैसे मैंने कहा भैया इस डायलॉग को बोलो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब उसको राइज एंड फॉल इंटोनेशन के साथ बोलो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो उसमें तुम्हें मज़ा आएगा क्योंकि उसमें इंटोनेशन शामिल हो गया, वॉइस में राइज एंड फॉल आ गया। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा, सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा। अब क्या है, इंटोनेशन है। अब आपसे कहा हमने कहा बोलो इसी डायलॉग को, सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा, तो उसमें क्या है, इंटोनेशन नहीं आ रहा, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। सर चलो ऐसे करो,
आपके सामने एक मूवी चल रही है, क्या चल रही? इस मूवी को देखो भाई, इंटोनेशन समझा रहा हूँ, सिर्फ इंटोनेशन ही समझना, बाकी कुछ नहीं समझना। जैसे यहाँ एक बंदा है, ठीक है भाई साहब, एक बंदा है, ये इसके बाल हैं, ये इसके कान हैं, ठीक है। अब आपको गाइस प्लीज अटेंशन प्लीज, इंटोनेशन पे ध्यान दो। ये बंदा है, इसके ये हाथ हैं, अपने आप आपको ये चीज़ अज्यूम कर लेनी हम किसकी बात कर रहे हैं, और ये इसके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। प्लीज सर, हाय ये बंदी है, ठीक है, और यहाँ एक और भाई साहब है, जरा समझना, इंटोनेशन के खेल को समझा रहा हूँ। अब यहाँ एक भाई साहब हैं, इनके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, सामने बसंती है, और यहाँ गब्बर सिंह खड़े हैं, गब्बर सिंह हाथ में ऐसे कुछ कर रहे हैं, और उसी मोमेंट गब्बर सिंह कहते हैं, अरे ओ बसंती जरा नाच गाना हमको भी दिखाए दो। तो गब्बर ने क्या कहा, अरे ओ बसंती जरा नाच गाना हमको भी दिखाए दो। तो धीरू से कहता, नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे तुम लोग कुत्ते नहीं, तुम लोग शरीफ हो। हाँ, तो उसमें आपको अगर ये मूवी में डायरेक्ट चल रहा होता, कोई राइज एंड फॉल नहीं होता, तो आपको मज़ा नहीं आता, आप हंसते नहीं, मूवी बकवास लगती। इसलिए किसी भी बातचीत को बोलने में इंटोनेशन का ध्यान रखा जाता है, इनकी टोन का राइज एंड फॉल होना ज़रूरी है, टोन हाई और टोन का लो होना ज़रूरी है। तो आप 5वां पॉइंट अभी चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन 4 पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है जो आपको किसी भी पैसेज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। वो 4 पॉइंट क्या हैं, कल हम इसके तरीके को सीखेंगे। अभी नोटबुक बंद नहीं कर रहे हैं, अभी शांत सुनो। कल हम आपसे पूछेंगे कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो आप हमें बताएंगे कि सर कॉम्प्रीहेंशन, किसी भी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करना हो, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करने के लिए 4 पॉइंट्स। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले 1 गो रीडिंग, यानी कि शुरू से एंड तक पैसेज की पूरी रीडिंग बहुत ही केयरफुली करना है। माइंड द अनफेमिलियर वर्ड, ऐसे वर्ड जो टफ हैं, आपको लगता है कि ये आते हैं लेकिन उस मूवमेंट नहीं आ रहे, उनको आपको माइंड करना, ध्यान देना, उनको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट में माइंड द ऑप्शन विच कंटेन द मेन इन्फॉर्मेशन, ऐसे ऑप्शन को आपको माइंड कर लेना, अंडरलाइन कर लेना जिसमें मेन इन्फॉर्मेशन हो। एंड चौथा पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर द प्रीवियस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रीवियस और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर देने, उनको भी ध्यान रखेंगे और आप कोई भी पैसेज बहुत आसानी से सॉल्व करो। गाइस कल की क्लास में हम लोग इसके आगे के पार्ट को सीखेंगे और पैसेज के को सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे। आई होप गाइस जो लोग मुझे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट विथ मानवेंद्र यादव पर देख रहे हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस टॉपिक के अंतर्गत जो डिस्क्रिप्टिव हमारा जो पार्ट है, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, समरी राइटिंग, नोट्स मेकिंग राइटिंग और आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, फैक्चुअल पैसेज, ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें।